जब तक हम इन लोगों को कानून के नीचे नहीं ले जाएं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान जो मगरिब की मिसालें देता था, मैं तो बरतानिया में ये जो कानून की हुक्मरानियां देख ली थी, वहाँ तो कोई कानून के ऊपर नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन है उनके हवाले किया जाए। सजदा मजदूद हूँ कि अल्लाह ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 8 साल के तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। इस फैसले ने तहरीक इंसाफ के सर्टिफाइड सादिक और अमीन के बयानियों को पाश पाश कर दिया है। साथ ही इमरान खान का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ चोर, डाकू, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का बयानिया भी अपनी मौत आप मर गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस के अपने फैसले में कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंड्स लेने के इल्जामात साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पीटीआई को इजहार वजू का नोटिस जारी किया है, शोकॉज किया है कि क्यों ना ये फंड्स जब्त कर लिए जाएं। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में न सिर्फ बैरूनी फंडिंग सामने आई है बल्कि इंडिया और अमेरिका से फंडिंग के शवाहिद भी सामने आए हैं। इमरान खान साहब का बयान हल्फी झूठा करार पाया है, बात इल्जाम से आगे निकली है। कल तक जो जमात दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाती थी उसका अपना बयान हल्फी झूठा साबित हुआ है। अब गेंद हुकूमत और अदालत के कोर्ट में है कि वो सादिक और अमानत की सनद वापस लेती है या नहीं। ममनुआ फंडिंग का ये केस सन 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में निसार अहमद और शाह महमूद जतोई पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने कमीशन के सामने सिर्फ 8 अकाउंट्स की मिल्कियत को तस्लीम किया है, जबकि उसने 13 अकाउंट्स को नामालूम करार देते हुए इजहार लाताल्लुकी किया है। कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक से हासिल करदा डेटा के मुताबिक पीटीआई ने जिन अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया वो पीटीआई की सीनियर सूबाई और मरकजी क़यादत और ओहदेदारान ने खोले और चलाए थे। फैसले में मजीद कहा गया है कि पीटीआई ने सीनियर पार्टी क़यादत के जेर इंतजाम 3 मजीद अकाउंट्स को छुपाया और कमीशन के मुताबिक पीटीआई की जानिब से इन 16 बैंक अकाउंट्स को छुपाना आइन के शक 17(3) की खिलाफ वर्जी है, 17 और क्लॉज 3 की खिलाफ वर्जी है। इस फैसले के मुताबिक पीटीआई के सरबराह ने सन 2008 से सन 2013 तक के लिए जो फॉर्म 1 सबमिट कराया था वो कमीशन की जानिब से स्टेट बैंक से हासिल करदा डेटा और दीगर रिकॉर्ड की बिना पर बेइंतहा गलतियों का हामिल है। चुनाचे कमीशन पार्टी को नोटिस जारी कर रहा है कि क्यों ना ये ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। फैसले में पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वुटन क्रिकेट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। इसमें कहा गया है कि पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर वुटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड से ममनुआ फंडिंग हासिल की और फैसले में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी समेत 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। अबराज ग्रुप, आईपीआई और यूएसआई से भी फंडिंग हासिल की है। यूएसए एलएलसी से हासिल करदा फंडिंग भी ममनुआ साबित हुई है और फैसले में रुमीता सेठी समेत दीगर गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनीज की जानिब से पीटीआई को मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन के आज के तहरीक इंसाफ के बयानिए की पूरी तरह कलई खोल दी है। तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन जो बानी रहनुमा अकबर एस बाबर, जिन्हें गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग के खिलाफ आवाज उठाने पर पार्टी से बेदखल किया गया था, आज उनके बयानिए की फतह हुई है। तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन अकबर एस बाबर, जिन्हें पार्टी से इसलिए मुद्दा उठाने पर निकाल दिया गया था, तो आज उनके बयानिए की फतह है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इनके फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या कह रहे हैं जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। जो मगरिब की मिसालें देता था कि एक मामूली सी बात पे भी उसकी सियासतदान अगर 5 मिनट पार्लियामेंट में लेट आए इस्तीफा देते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन है उनके हवाले किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को गलत करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। समझ नहीं आती कि नून लीग जेयूआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। वो एक और नैरेटिव दे रहा है। फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौकफ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है,
आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। पहले दिन से सबने जो पीटीआई का मौकफ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। हमारा मौकफ पहले भी ये था, अब भी यही है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? पहले तो एक डिनाइल देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ममनुआ फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। दूसरी बड़ी अजीब मंतक जो फवाद चौधरी साहब ने पेश की है, वो कहते हैं कि जी मेरे ऑडिटर ने अगर मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट रखा और उसके मुताबिक ये ऑडिटेड है और उसके ऊपर पार्टी चेयरमैन ने दस्तखत कर दिए, तो पार्टी चेयरमैन ने मिस डिक्लेरेशन कैसे की है, उनकी क्या गलती है? ये एक अजीब सी मंतक है। अब इसको मानता है इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दूसरी बात है। ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आने पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कड़ी तनकीद की है। ट्विटर पर जारी स्टेटमेंट में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी, झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकूम कबूल करना इमरान न्याजी के खिलाफ चार्जशीट है। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान न्याजी एक सर्टिफाइड झूठा है। कौम को गैर मुल्कियों से फंड लेने वाले शख्स की सियासत के मुज़बिरात पर गौर करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों के इमा पर काम करने वाला साबित हुआ है। पीडीएम और इत्तेहादी हुकूमत के मरकजी रहनुमाओं ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया है। इस वक्त भी हुकूमत जो बैक टू बैक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। चोर, एजेंट, सादिक और अमीन, ये तमाम जो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, इनकी हकीकत क्या है? एजेंट वो है जिसने वर्षा लूथरा से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने रुमीता शेठी से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने लीसा एस से, एस बेलीटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से, ये कौन लोग हैं? ये एक पूरे फ्रॉड की एक साजिश है जो आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आई। ये एक साजिश है कि बैरूनी शख्सियात से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के अंदर सियासत की गई, पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला गया। फेडरल गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी, डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी और वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच, बल्कि फुल बेंच जो है उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है। तो जिस तरह से मैंने कानून में आपको बताया है कि वो पार्टी जो है वो फोर्थ विद जो है वो खत्म हो जाएगी। जो आज की रिपोर्ट है, पैरा 50 पेज 65 पे पूरी तफसील के साथ 10 मुख्तलिफ हेड्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये वो सारी फंडिंग है जो कि इस केस के हवाले से रेलेवेंट है। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। आपने कौम से झूठ बोला, आवाम से तो बोला, कौम से तो बोला, मगर दुनिया के अदारों से भी ये बात आपने किस तरीके से आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग एहतियात की सूरत में लेके पार्टियों को दिलवाए गए, वो चीजें सामने आ गई। ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। जूं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता आया, ये नजदीक आता आया अपनी हतमी मंजिल तक, उनकी एंजाइटी बोलती गई। अगर वो बेगुनाह थे, अगर इस केस में कुछ नहीं था, अगर पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई खतरा नहीं है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों? ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में बैरूनी फंडिंग सामने आ चुकी है। कल तक जो जमात दूसरों पर चोरी का महज इल्जाम लगाती थी, उसका अपना बयान हल्फी झूठा साबित हुआ है। अब गेंद हुकूमत और अदालत के कोर्ट में है कि वो सदाकत और अमानत की सनद वापस लेती है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अकबर एस बाबर जैसे दरीना और मुखलिस कारकुनान को पहले गलत इकदाम की निशानदेही पर पार्टी से निकाला या इदारों में केस लड़ने पर भी डराया धमकाया गया और इस केस से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन अपनी तकरीर और शोला बयानी में वो हमेशा आला अखलाकी अक़दार अपनाने का दर्स देते रहे हैं, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसालें देते रहे हैं। वो माजी में क्या कहते रहे, जरा खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने। तक हम इन लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो बरतानिया में ये जो कानून की हुक्मरानी देख ली थी, वहां तो कोई कानून के ऊपर नहीं। कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीतता है इलेक्शन, उसकी पार्टी उसको निकाल देती है कि इस मुल्क के अंदर हमने आने नहीं दी कानून की हुक्मरानी। बरतानिया में
एक आम आदमी के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, उसके बच्चे के लिए मुफ्त तालीम, वो बेरोजगार होता था तो हुकूमत पैसे देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वो अदालत में जाता था तो हुकूमत उसको वकील करके देती थी। ये पहली दफा हमने देखा। अब वो कानून की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, एहतसाब की भी बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसालें भी देते हैं। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन, जिसके आखिरी सफ़े पर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के दस्तखत हैं, जिसमें निसार अहमद दुरानी जो बाकी मेंबर हैं, 2 मेंबर्स शाह महमूद जतोई साहब, मोहम्मद जतोई साहब, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा गया है कि कानून की कौन कौन सी शिकें मौजूद हैं जो एप्लीकेबल होती हैं। कहा गया है कि इन लाइट ऑफ द डेटा अवेलेबल, आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लागू होता है, आर्टिकल 6(3) का हवाला दिया गया है, आर्टिकल 2C का हवाला दिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का हवाला दिया गया है। रूल 6 ऑफ PPR 2002 में भी ये बताया गया है कि जिसमें अगर आपके पास प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है या गैर मुल्की फंडिंग होती है या नॉन सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं होते, आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें कैसे पार्टी डिसॉल्व हो सकती है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने सारी फाइंडिंग्स रख के आखिरी जुमले के अंदर इसको वफाकी हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिया है कि अब वफाकी हुकूमत इस पे रेफरेंस बना सकती है और वो डिक्लेरेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपहोल्ड करती है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, तो अल्टीमेटली पार्टी डिसोल्यूशन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहलील हो सकती है। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी इजहार वजू का नोटिस भेजा है। शो कॉज नोटिस का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विद इन द गिवन टाइमलाइन शो कॉज नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। अगर शो कॉज नोटिस का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे पाती तो फिर इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज है, यानी ये एक्शन इलेक्शन कमीशन अपने तय ले सकता है कि पार्टी का लोगो विद होल्ड कर दे, मतलब पार्टी का जो निशान है, जो बल्ला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो निशान उससे वापस ले लिया जाए। लेकिन एज फार एज डिसोल्यूशन इज कंसर्न तो वो उसका एक तरीकाकार है और वफाकी हुकूमत के रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की तौसीक के साथ ही रेजोल्यूशन होनी है। अब तहरीक इंसाफ क्या करती है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या इमरान खान साहब 62(1)(f) के तहत, जैसे नवाज शरीफ साहब नाहल हुए, ताहयात नाहली की सजा काट रहे हैं, क्या इमरान खान भी हो सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब की सदाकत और अमानत उनका एक ब्रांड है और यही ब्रांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी आज करते रहे। मेरे पाकिस्तानियों, चोरों के साथ हम अपनी लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सनद याफ्ता चोर, डाकू, झूठे लुटेरे, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सादिक व अमीन वजीर आजम इमरान खान। और एक एक पैसा जो है बाहर से पाकिस्तान पैसा लेकर के आए और 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दिया। 1 साल से ज्यादा मुकदमा चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, माइक्रोस्कोप लगाकर उनका ऑडिट किया गया। बचपन में जो ईडियां मिलती थी उनका भी पूछा कि ये कैसे मिलती थी, उसकी रसीदें दिखाए। एक एक चीज की उन्होंने दस्तावेजात दी, 60 से ज्यादा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए और सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए। जो इस वक्त एक वाहिद लीडर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसकी जात के ऊपर जितना मर्जी कीचड़ उछाले अपने मुंह की खानी पड़ती है, जिसके किरदार के बारे में जो मर्जी बात कर ले अपने मुंह की खानी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने वोटर के 1,70,00,000 वोटर के भी सादिक और अमीन होने के जिम्मेवार हैं और अल्लाह ताला का करम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हक और सच के साथ और अपनी जो एक किरदार है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनको तो फुल रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है सादिक और अमीन करार दे। देखिए ब्रांड जो है, अच्छा ब्रांड जो है कामरान शाहिद साहब, वो इमरान खान का जो ब्रांड है वो ईमानदारी का ब्रांड है, ईमानदार इंसान का ब्रांड है, ईमानदार एक आदमी का है और उसकी ईमानदारी हर फोरम पे हर जगह के ऊपर प्रूफ भी हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप ये कहते हैं कि सपोजिटली जो ये कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब, या अब सदाकत और अमानत का पैकर एक ब्रांड इमरान खान बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब होगा क्या, यानी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और फॉरेन फंडिंग केस के पिटिशनर अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है बिला ताखीर, क्योंकि आज अकबर एस बाबर साहब का दिन है, उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देयर मस्ट बी अ साई ऑफ रिलीफ। 8 साल तक आपने ये मुकदमा लड़ा है, 2014 में आपने पिटिशन की थी और उसके बाद एक लॉन्ग स्ट्रगल है। कह सकते हैं कि फाइनली दैट लॉन्ग स्ट्रगल कम्स टू एन एंड, कंक्लूसिव हो गया है आज ये। एंड आर यू सैटिस्फाइड विद द डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्सोल्युटली, मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। वो इसलिए कि मेरे तमाम इल्जामात जो हैं अब इल्जाम नहीं रहे, अब वो साबित हो चुके हैं। अब वो तस्लीम शुदा, या आप कह सकते हैं कि जराइम जो हुए हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर ली है। अब सिर्फ सजा देना बाकी है, क्योंकि कानूनी एक तकाजा था कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है सजा देने से पहले। तो जो तमाम इल्जामात थे वो साबित हो गए। और मैंने बड़े अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन सरसरी तौर पर जो 70 पेजेस का जो वर्डिक्ट है उसमें मुझे कोई ऐसी चीज और नजर ही नहीं आई जो मैं समझता था कि जिसके बारे में मैंने इल्जाम लगाया, सबूत दिया, जो उस वर्डिक्ट में नहीं है। तो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। आज एक तारीखी दिन है, तारीख रकम की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। डिस्पाइट द प्रेशर्स, जो उनको हरासा करने की कोशिश की गई, जो उनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, जो उनकी शख्सियत और उनके बारे में, सीसी के बारे में, उस मुंसिफ के बारे में जिसको इन्होंने खुद नॉमिनेट किया, जिसके सामने ये मुल्जिम के तौर पे पेश हो रहे थे, जब उनको ये खौफ हुआ, खतरा हुआ कि भाई मेरे खिलाफ शायद फैसला आ जाए, तो उन्होंने पूरी एक मुहिम जोई की। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के फैशिज्म को टॉलरेट किया जाता है और इदारों ने इंटरव्यू नहीं किया। जो आईनी इदारे उनके पास इख्तियारात हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए था। जिस तरह के आपने अभी देखा कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई जिसमें बेसिकली तो हमारे वही सबूत सामने आ चुके थे, लेकिन उसमें जो नई बात थी वो ये थी कि सिर्फ एक कंपनी जिसने $2.1 मिलियन दिए थे, उस पे इन्होंने दावा किया, एक एफिडेविट जमा कराया आरिफ नकवी की तरफ से कि ये तमाम पैसे जो हैं ये पाकिस्तानियों से इकट्ठे किए गए, कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी की तरफ से नहीं आए। तो जब वो स्टोरी आई उसमें हकायक सामने आए कि ये तो 1.3 मिलियन अबराज का पैसा था, $2 मिलियन एक अरब शेख ने दिए थे, और ये तमाम खुफिया रखे गए और उनके पास मनी ट्रेल है। तो अगर इमरान खान सच्चा है तो उसको पता है, और वो दावा भी करता है कि वो बरतानिया के कानून पे भरोसा करता है, वो बरतानिया के मीडिया के लॉज को भरोसा करता है, डेफेमेशन वगैरह के। तो वो आज जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके दफ्तर के बाहर क्यों नहीं मुजाहरा करता? वो क्यों नहीं? जी बिल्कुल, अगर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी गलत है तो बरतानवी अदालत में इसको सू किया जा सकता है। ये आजम सवाती साहब के सामने मैंने सवाल रखा है, लेकिन ये 70 पेजेस का डिसीजन आया, आई कुडंट गिव इट अ थॉरो रीड, ऑल्दो आपने ये भेजा है, मेरे हाथ में इस वक्त है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि ये असल में झूठ पे मबनी है, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को हम नहीं मानते, ये बायस्ड हैं, ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, और आपसे मुताल्लिक भी जो कुछ कहते रहे हैं कि असल में आपको तो इन पार्टीज ने पैसे दिए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहले चले जाते हैं, इससे पहले कि वफाकी हुकूमत इनिशिएट करती है कोई प्रोसीडिंग्स, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, अपील करती है, तो वहां से रिलीफ मिल जाएगा इनको? देखिए, मैं तो खैर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे प्रीमेच्योरली तबसरा तो नहीं कर सकता कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए। ये उस मुंसिफ के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करें जिसको इन्होंने खुद नॉमिनेट किया था। तो अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो इनके अपने ऊपर आती है। इन्होंने तो इसी मुंसिफ की तारीफें की हैं। वाना में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें की हैं कि अब हम मुकम्मल तौर पे मुतमईन हैं। तो ये जो इनके इल्जामात और ये जो फैशिस्ट टेंडेंसी है कि जहां पे इनको नजर आए कि इनका रास्ता नहीं बन रहा, या कोई ऑनेस्ट आदमी सामने खड़ा हो गया है प्रिंसिपल्स पे, लॉज पे, इश्यूज पे, तो ये उसको जातियात पे उतरते हैं, ये उसको कंडेम करते हैं और ये उसके खिलाफ इस किस्म की एक स्लीज कैंपेन चलाते हैं। 15 सीटें इन्होंने बाय इलेक्शन में जीती, 5 जो थी और दूसरी जमातों ने जीती। जो हारी हुई जमातें थी वो तस्लीम कर रही हैं। इमरान खान खुशियां मना रहा है और फिर कहता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। अकबर साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की है वफाकी हुकूमत से कि वफाकी हुकूमत इस पर एक्शन ले, उसने रेफरेंस भेजना है, सुप्रीम कोर्ट को भेजे। इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन सिर्फ इतनी सी है कि वो फंड्स अगर गैर कानूनी है तो जब्त कर सकती है या जुर्माना कर सकती है। क्या इलेक्शन कमीशन पार्टी का लोगो वापस लेके खुद उसकी डेजोल्यूशन या उसको बैन करने की तरफ नहीं जा सकती थी? ये इख्तियार नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास? नहीं, जहां तक रेफरेंस फाइल करने का ताल्लुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत को है, बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने फैसला लिया है और उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये भेज रहे हैं कि कानून और आइन के मुताबिक
इस पे जो कार्रवाई है वो फिर उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन इसमें कानूनी दरमियान में एक कबाहत है बिफोर टेकिंग एक्शन। वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है वो ये कहता है कि जब ये फैक्ट फाइंडिंग हो जाए और ये तमाम मामला साबित हो जाएं तो फिर एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, और शो कॉज नोटिस के आने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो सजा है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, डीसीट कर सकते हैं, सिंबल वापस ले सकते हैं, पैसे कन्फिस्केट, ये उन्होंने इस ऑर्डर की आखिरी 3 लाइंस में आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है, इट इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड एज पर लॉ, एंड ऑल्सो फेडरल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड कर दिया है। तो वो जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। मैंने जिस तरह कहा, अभी इल्जाम से ये जुर्म साबित हो गया, सजा होना बाकी है, दरमियान में एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी शो कॉज की, वो आज पूरी कर दी गई है, और वो उसके भी ज़ाहिर टाइम लिमिट होगा। इजहार वजू का नोटिस मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, शो कॉज भेज दिया, अब इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना। कोर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि 3 बार ये शायद शो कॉज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है कि वो भेजेगा, अगर नहीं आता है, और ऑब्वियसली उसकी कोई टाइमलाइन होगी, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा कि कितने टाइमलाइन के अंदर अगर वो नहीं दे सकती तो फिर इलेक्शन कमीशन मजाज होगा कार्रवाई करने का, और फिर इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करेगा वो क्या होगी कि पार्टी सिंबल वापस लिया जाएगा या पार्टी सिरे से खत्म कर दी जाएगी? नहीं, मैंने पहले अर्ज किया कि पार्टी को खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है बेस्ड ऑन अ रेफरेंस फाइल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और वो उनको रेफर कर दिया गया है क्योंकि गैर मुल्कियों की फंडिंग साबित हो चुकी है। इसलिए आइन के उस रेलेवेंट क्लॉज के तहत उन्होंने ये मामला फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, सिंबल पे इम्पैक्ट हो सकता है, जो गलत डिक्लेरेशंस किए उस पे वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, और सियासत से भी बाहर हो सकते हैं, और जिन लोगों ने ये गैर कानूनी एम्प्लॉइज के उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी और क्रिमिनल प्रोसेस भी शुरू किए, ये तमाम इख्तियारात है इलेक्शन कमीशन के पास। अब ये जब शो कॉज, और मेरे इल्म में नहीं है कि ये 3 दफा, मैंने जो देखा है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि एक नोटिस उस पार्टी को दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस पर जो भी सजा बनती है वो लागू की जाती है। हम उस मरहले में। ठीक, अच्छा अकबर साहब, आज आपने कहा कि ये वक्त आ गया है कि पार्टी के नजरियाती कारकुनान के हवाले पार्टी कर देनी चाहिए, यानी नजरियाती से मुराद आप हैं या वो जो मुनहरिफीन हैं, अर्ली डेज के लोग हैं, पाइनियर्स हैं, जो बेदखल कर दिए गए या अलहदा हो गए, इस तरफ सूरत हाल जाती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए, आप गवाह हैं कुछ सालों से, क्या जो आज मकाम पे जहां पहुंचे हैं वो अक्सरियत की सोच से बाहर था। अक्सरियत ये समझती थी कि ये केस जो है ये इसी तरह मंडलाता रहेगा, इसका फैसला नहीं आएगा। आपने भी मुझसे एक दफा पूछा था, और मैंने ये कहा था कि इस केस का फैसला उस वक्त आएगा जब फैसला हालात का तकाजा होगा, अगर आपको याद हो। जी मुझे याद है, और मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि हालात में ऐसी क्या तब्दीली आई है, हवाओं का रुख बदल गया है क्या इदारे अगर नहीं चाह रहे थे तो क्या उनकी तरफ से इंक्लिनेशन हुआ है, क्या हुआ क्या है असल में? देखिए, बहुत सारे हालात बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्तिहान सब्र का होता है, इस्तकामत का होता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं इन्हीं आईनी इदारों से इंसाफ लेके दिखाऊंगा। आज मैंने उनसे इंसाफ लिया, और जब मैंने वो ऑर्डर पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसमें क्या चीज है जो शायद अभी तक शामिल नहीं की गई या उस पर गौर नहीं किया गया। मुझे इस किस्म की कोई चीज नहीं मिली। तो इस हद तक यही आईनी इदारे, इन्होंने ये एक फैसला दिया जो कि तारीखी फैसला है। अब दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ जो That's what actually happens ultimately, sir. गाड़ी में बैठ के 2002 के इलेक्शन के बाद हम फिरते थे साल, तो इमरान मुझे कहता था कि मेरी पूरी सियासी जमात तेरी गाड़ी में आ जाएगी, तो मुझे तो उसको छोड़ देना चाहिए था। मुझे उसके पास उसके पीछे तो कोई सपोर्ट नहीं थी। इसी तरह आप ये बताइए कि हजरत मुहर्रम का वो है महीना है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ ज्यादा लोग थे या यजीद के साथ ज्यादा लोग थे? ये जो है नंबर्स गेम, ये शिफ्ट होती है। जब आपको ट्रूथ, सच पता है, आप जानते बूझते हुए झूठ का साथ देते हैं, तो फिर आप बहुत कम दर्जे के इंसान हैं। मैंने यही फैसला किया। मुझे इससे कत्ता नजर कि इसकी कितनी फॉलोइंग है,
ये अभी जब इक़्तिदार के आखिरी इसके लम्हे थे तो इसकी फॉलोइंग तो बहुत श्रिंक कर चुकी थी। मैंने तो जब इसको चैलेंज किया, ये पीक ऑफ पॉलिटिकल पावर में था 2011 में, 2014 में मैंने केस किया, उस वक्त तो ये पॉलिटिकल हाइट्स में था जो आज भी नहीं है। तो मैंने इसलिए नहीं किया था कि ये बहुत पॉपुलर है या कम पॉपुलर है, मैंने इसलिए किया था कि ये कौम से झूठ होने। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बादी रहनुमा एंड द हैप्पीएस्ट मैन, व्हाई नॉट। आज उनका दिन है, लॉन्ग स्ट्रगल कम्स टू एन एंड। 8 साल इस केस को फाइट किया है, पिटिशन की, और आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया बज़ाहिर अकबर एस बाबर साहब के हक में यह वर्डिक्ट, और अल्टीमेटली देखना यह है कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिसको फोर्सी किया जा रहा है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या पार्टी बस गई, अब इमरान खान साहब क्या फेस करेंगे, बात करेंगे इस ब्रेक आते। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है, इस पर इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, हुकूमत इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, मिठाइयाँ दोनों तरफ तकसीम हो रही हैं, अल्टीमेटली कोई ना कोई तो इसका नुकसान उठाएगा, किसी को फ़ायदा हो जाएगा, तो ये मिठाई किसको वापस करनी पड़ेगी? देखा जी, इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़र्ज की अदायगी मुकम्मल कर दी। उन्होंने बेहतरीन एक तारीखी फैसला जो है मुरतब कर दिया, और इस लिहाज से तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं पर उन्होंने बहस की है, बता भी दिया है कि इतना शानदार फैसला दिया है कि तमाम उनके जितने भी उनकी ममनुआ फंडिंग थी उन सब की डिटेल तक बयान कर दी है, और कंपनियों को भी बता दिया, गैर मुल्की कंपनियों का भी जिक्र कर दिया, और इसी तरह जो है वो अपना आरफ नकवी का भी बता दिया, और साथ साथ जो यूए की जो मिनिस्टर हैं मुबारक उल हाल का भी जिक्र कर दिया, अमेरिका का जिक्र किया, आयरलैंड का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया। वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने रिपोर्ट में पेश कर दी है, और अपने सिफारशात बड़ी अहम लिखी है। वो जो सिफारशात की नज़र आपके लिए पड़ी मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 17 सेक्शन 3 के तहत जो है वो ये इसकी जद में आ गए हैं। उसका मतलब ये है कि अब ये पार्टी हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको कालदम करार दे सकती है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने फाइनेंशियल सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, पार्टी के सोर्सेज वो इलेक्शन कमीशन को नहीं, बाकी हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग हो रही है, फैसला हुआ है, वो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा सकती है कि जनाब इस कानून, इस आइन के 17 की खिलाफ वर्जी हो गई है, तो लिहाजा इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख की जाए। तो ये सारे मामला अब वफाकी हुकूमत के कोर्ट में चले गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, अब सारे मामला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, कैबिनेट ने करना है, लॉ मिनिस्टर ने करना है, इंटीरियर मिनिस्टर ने करना है, और ये सारे मामला को जैसे आज मैंने मिनिस्टरों की सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चंद रोज में इसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवा रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी रास्ता खुला है, इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा सकते हैं। इससे पेशतर के हुकूमत जाए वो रेफरेंस के लेकर, तहरीक इंसाफ भी इस फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, रास्ता खुला है सेक्शन 214 के तहत। अब कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा या कोर्स ऑफ प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत को सिफारिशात की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ये रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगा। अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहती है कि इस पार्टी को डिसॉल्व किया जाए, यानी डेजोल्यूशन के हवाले से ही रेफरेंस भेजा जाएगा, या इमरान खान साहब की जो पार्टी सरबराह है उनकी नाहली से मुताल्लिक भी ये रेफरेंस होगा? मैं आपकी वसातत से ये मशवरा देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि अपने नालायक तरीन एडवाइजरों, अपने आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो सियासत खेलते हैं चारों तरफ से, चारों विकेट की चारों तरफ खेलते हैं, मुझे पता है तो क्या इमरान खान नहीं पता, तो वो जनाब इसकी उनको छोड़ दें, और जो पाकिस्तान के इंतहाई काबिल तरीन लायर्स हैं जो किसी पार्टी से कमिटेड नहीं हैं, उनसे मशवरा करें। उनसे मशवरा करने के बाद एक कदम उठाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी अपील दायर कर दें। ये जो इनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं ये एडवाइजर, इनकी बातों में ना आए। इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया। मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा कि इमरान खान को सही हकायक बयान नहीं किए जा रहे। इमरान खान तो नेशनल लीडर है,
उनके पास तो इतना वक्त नहीं होता कि बारीकियां जाए आयन और कानून को देखें। जो इनके एडवाइजर हैं ये सारे मतलब समझते हैं चीटर हैं। बकौल एक दफा इनमें से बहुत से एडवाइजर ऐसे हैं जो जरदारी के बहुत करीब थे, तो जरदारी साहब ने तो मुझे बुलाया था किसी मीटिंग में, तो मुझे कहने लगे इनसे बच कर रहना, ये बड़े चीटर हैं, ये धोखा देते हैं, नंबर नहीं बताते। ये इस लिहाज से यही लोग आज इमरान खान के इर्द खड़े। अगर इमरान खान मुझे बुलाए तो मैं इन चीटरों के नाम भी ले सकता हूँ जो मुझे जरदारी साहब ने बताया था। अच्छा, इनकी बातों में आए, नेशनल लीडर है, अपने आप को जाया ना करें और अपने नए बेहतरीन पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर दें, तो फिर वहाँ को कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, रिलीफ भी मिल सकता है। अदरवाइज तो ज़ाहिर हुकूमत पार्टी को जो बैन कर देगी तो फिर वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, वोटर घबरा जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर तनकीद करने का कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसको तनकीद से क्या फायदा मिला। कुंवर दिलशाद साहब, ये पार्टी डिसोल्यूशन का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी? फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने ये करना है कि जो फॉरेन फंडिंग आई है, जो ममनुआ फंडिंग है, तो ममनुआ कह दे फॉरेन करने बाद बराबरी है, तो वो ममनुआ फंडिंग कह देते हैं, कानून में ममनुआ लिखा हुआ है, तो ममनुआ फंडिंग जब्त करने का उन्होंने शो का नोटिस दे दिया। ये भी कानून में लिखा हुआ है कि जब किसी पार्टी का फंड ममनुआ फंड जब्त करे तो उससे पहले उसको शो का नोटिस दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शो का नोटिस दे दिया है। इमरान खान साहब ने अगर इस शो का नोटिस का जवाब ना दिया तो 2 दफा 3 दफा भेजेंगे। अगर 3 दफा भी शो का नोटिस का जवाब ना आया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यक तरफा फैसला करते हुए पार्टी फंड को जब्त कर लेगा। और इनको जो शो का नोटिस दिया है कि आपने हकायक छुपाए, आपने गलत बयानी की, आपने जो सर्टिफिकेट दिया है दस्तावेजात पेश करते वक्त वो गलत बयानी से काम दिया, उसका भी शो का नोटिस, उसका भी जवाब ना आया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यक तरफा फैसला करते हुए उनको नाहिल करार दे सकता है। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, इस हवाले से भी मुतज़ाद आरा मौजूद हैं कि फॉर्म 1 में जो गलत बयानी की है, जो मिस डिक्लेरेशन हुई है, इसके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस साकिब निसार साहब के एक जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर 62(1)(f) अप्लाई होता है? इसके बड़े पहलू बहुत ज्यादा हैं और ये मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का तो मैं तो इतना शानदार जजमेंट दे दी है उन्होंने कि कोई पहलू नहीं छोड़ा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब कोई हर चीज दे दी उन्होंने। और इसके मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इन्हें जो इतना एक मिसाली किस्म का जो फैसला दिया है, अब बाकी सियासी पार्टियों का भी केस उनके पास जेर समात है। ये कुछ ज्यादा खुश ना हो, बाकी पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है पार्लियामेंटेरियन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और बाकी जमातें भी हैं, उनके भी सब स्क्रूटनी हो रही है, जायजा लिया जा रहा है। उसमें भी मैं आप बताऊं, स्क्रूटनी कमेटी में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। वो सारे उसको जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। 2 महीने में 3 महीने में उनका फैसला भी आ जाएगा कि उन्होंने फंडिंग कहाँ से ली, वो सारे उनके मनी ट्रेल वो सारा चेक किया जा रहा है। अगर वो अब तमाम सियासी पार्टियों को पहली दफा एहसास हुआ कि हम जो फंडिंग लेते थे गैर मुल्कों से भी, दोस्तों से भी, उनका कभी हिसाब किताब नहीं हुआ था। ये 2014 में ये अकबर बाबर ने ये सबसे पहले स्टार्ट लिया और तमाम सियासी पार्टियों को एक कटहरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल। कुंवर दिलशाद साहब, लास्टली ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के पास कोई बचाव का रास्ता या ऑप्शन मौजूद है? नहीं जनाब, अभी तो जनाब बात यह है, आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं मेरे साथ और बाकी भी आप प्रोग्राम करते रहे हैं, मैं प्रोग्राम देखता रहा हूँ आपके। इनके पास रास्ते बहुत हैं। हमारा आइन बहुत शानदार है। हमारे आइन ने रास्ता दिखाया हुआ है कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो सारे मामला देखे जाएंगे, नोटिस जारी किए जाएंगे, वहाँ बहस होगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले की तोसी कर दी तो फिर तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। मुमकिन है कि बहुत से इसका हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेट असाइड कर दे। तो ये सारे मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देख रहे हैं ना। ये इलेक्शन कमीशन तो ज़ाहिर है, ठीक है, इनके इख्तियारात भी हाई कोर्ट के बराबर भी है और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ये तो एक स्टेटस है कानून आइन के लिहाज से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को किसने मशवरा दिया था
कि जब आप इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू कर दें सूबाई असम्बलियों में, आप हर रोज तहरीक एतमाद पेश कर दें, हर रोज इनके खिलाफ मजम्मत की तहरीक पेश कर दें, उसका कोई आईनी हैसियत ही नहीं, कानूनी हैसियत ही नहीं। खुद इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत पेश हो चुकी है, क्या हैसियत हुई? कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश हुई, कुछ भी नहीं, सब सुन लिया, अखबारों में आ गया। तो ये चीज़ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसने मशवरा दिया इमरान खान का, वो इमरान खान का दोस्त नहीं है, वो एक नादान दोस्त है, वो जिसने उनका मशवरा दिया। तो हम ये कहेंगे कि जनाब अच्छी टीम लेके जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल टीम लेके जाएं, और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बाकायदा इस केस को लेकर पेश करें कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और लिया इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कर दिया है। अब इसका दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 214 के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बलूचिस्तान के इलाके उथल से परवाज भरने वाली उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का जिक्र करेंगे जिसे पहुंचना तो मसरूर एयरबेस कराची था, लेकिन राह में ही गर्दे राह हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स और जवानों की शहादत पर तमाम कौम का दिल इंतहाई रंजीदा और दुखी है। कौम के ये सपूत सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बलूचिस्तान में आई नागहानी सूरत हाल पर मुल्क को कौम की मदद के लिए पेश थे। दूसरों की मदद की खातिर अपनी जान की परवाह ना करने वाले पाक फौज के इन अफसरान और जवानों की नागहानी मौत पर पूरी कौम अश्कबार है। कल रात लसबेला से पाक फौज का उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर, उसकी मंजिल तो मसूर एयरबेस कराची थी, लेकिन बलूचिस्तान की संगलाख पहाड़ों और ख़राब मौसम ने इस हेलीकॉप्टर को अपनी मंजिल से बहुत पहले ही अपनी आगोश में ले लिया। शायद कुदरत को यही मंजूर था। सारी रात फौज, पुलिस और दीगर इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन के साथ पूरी कौम धरती के इन सपूतों की खैरियत की दुआएं करती रही, लेकिन कुछ घंटे कबल आने वाली खबर ने कौम की उम्मीदों को गम की गहरी खाई में धकेल दिया है, क्योंकि इस गुमशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा घोट के पहाड़ी सिलसिले से अब मिल चुका है। रैकेज मिला है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की ट्वीट के मुताबिक इस अलमनाक हादसे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया। शहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जो इससे पहले DGFC भी थे, DGMI भी रह चुके हैं, फिर उसके अलावा जो 111 ब्रिगेड रावलपिंडी के अंदर भी सर्व कर चुके हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और कमांड कर रहे थे इस कोर की। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स भी इसी परवाज़ में थे। अमजद हनीफ सत्ती साहब, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फयाज सीनियर नाइक थे, वो भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर 5:10 पर उथल के इलाके से उड़ा और उसने 6:05 पर कराची पहुंचना था। तमाम रास्ते में इसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हुआ। इस हादसे में शहादत पाने वाले के कलीदी अफसर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली पाकिस्तान आर्मी के काबिल और ज़हीन कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कलीदी ओहदों पर काम किया। ज़रा डिटेल आपके सामने रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा उन्हें तमगा बसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक मुनासिब लॉन्ग कोर्स से था और वो पाकिस्तान आर्मी की 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा थे। जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के पास बतौर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड की कमान थी और उसके बाद वो अमरीका में बतौर अताशी भी काम करते रहे हैं। अमेरिका से वापसी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट थे, जिसके बाद वो मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। MI में खदमात सर अंजाम देने के बाद वो FC बलूचिस्तान साउथ के IG तैनात हुए, जिसके बाद अब वो इस कोर को कमांड कर रहे थे। हमारी दुआ है तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद करे और हमारा ईमान है कि शहदा मरते नहीं हैं बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ से रिस्क लेते हैं। जिस दिन न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।